साथियों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। मैं राजूराम मिर्डा आप सभी का एक बार फिर से स्टडी एट होम परिवार में हार्दिक स्वागत है साथियों करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों मैं आशा करता हूं दोस्तों आप अगर ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज का ये सेशन है, काफी अच्छा सेशन है, आपके लिए रहने वाला है। तो आपको लगातार इस वीडियो को है अंत तक जरूर देखना है। तो स्टडी एट होम परिवार में सभी का स्वागत है। यूके ट्रिपल एसई आज दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यूके ट्रिपल एसई ड्राइवर एग्जाम 2022 के बारे में दोस्तों आज हम यहाँ पे हैं। आपको ये पेपर है सॉल्व करवाने वाले हैं। 12 जून को ये दोस्तों पेपर हुआ था, आप सभी को पता है। तो 12 जून 2022 को ये पेपर एग्जाम है आपका हुआ था, ठीक है। तो आज इस पेपर के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, पूरी व्याख्या करने वाले हैं। इससे जो ड्राइवर के क्वेश्चन आए थे उन पे काफी अच्छी दोस्तों यहाँ पे चर्चा है और रहने वाली है। अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आपको जो हमारा ऐप है स्टडी एट होम है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर ऑनलाइन जो कोर्स है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट जो ड्राइवर की बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसके लिए आप जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आपको मैं नंबर लिख रहा हूं 8764188848। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं और हेलो हाय जो भी मैसेज भेज सकते हैं। हेलो हाय मैसेज भेजते ही इस ऐप का लिंक भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहां पर जो फालतू के प्रश्न है, जो जनरल नॉलेज के प्रश्न आएंगे उनको हम सटासट करते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा पेपर है, हमें देखना है। प्रश्न संख्या 1 है 100 मिली रक्त में एल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा है जो पाए जाने पर चालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि जो मोटर व्हीकल की धारा 185 है, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि 30 mg इन 100 ml में यानी कि 30 mg। अब देखो इनमें फर्क क्या होता है, आपको ध्यान से समझना है। 100 ml यानी कि मिलीलीटर, 30 mg यानी कि मिलीग्राम। तो ये जो है इस 100 ml में 30 mg अगर आपकी शराब में एल्कोहल पाई जाती है, ये क्या है, ये एल्कोहल की मात्रा है। पहली बात तो ये एल्कोहल की मात्रा है, ध्यान से हर चीज को समझना है। और ये 100 ml क्या है, रक्त है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 100 ml तो रक्त है और एल्कोहल को है वो mg में यहां पे मापा जा रहा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। साथियों मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप इस धारा का उल्लंघन करते हैं यानी कि धारा 185 का आप उल्लंघन करते हैं, तो साथियों पहली बार में 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, 6 माह की जेल है, उसका भी प्रावधान है। दूसरी बार की मैं बात करता हूं तो 15,000 का जुर्माना और 2 वर्ष की जेल यहां पर आपको हो सकती है। अब जेल कब होती है, जब आप कोई संज्ञेय अपराध कर देते हैं, काफी बड़ा अपराध कर देते हैं, जानबूझ के कोई अपराध कर देते हैं, आप दादागिरी करते हैं, आप कानून का पालन नहीं करते हैं, तो फिर आपको जेल भी दी जा सकती है। तो इस प्रश्न का जवाब 30 मिलीग्राम से अधिक होने पर आप दोषी पाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले जो पैरा एथलीट है साथियों कौन है, देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वाहन में टेकोमीटर मापन करता है। टेकोमीटर को दोस्तों यहां पर किस में मापा जाए, दोस्तों मैं आपके सामने कुछ यहां पर रख रहा हूं जो यंत्र होते हैं। एक तो होता है टेकोमीटर, याद रख लेना। एक होता है ओडोमीटर। ये नाम का क्या है, काफी कंफ्यूज करते हैं, मुझे पता है कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं। एक होता है स्पीडोमीटर। ये 3 मीटर ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। टेकोमीटर को दोस्तों दूसरी भाषा में घूर्ण चाल मापी भी कहा जा सकता है, घूर्ण चाल मापी। बस ये याद रखना, घूर्ण चाल मापी। ओडोमीटर है, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, चक्कर मापी। हिंदी में मैं बात करता हूं जो चक्कर मापी कहा जाता है। स्पीडोमीटर को दोस्तों चाल मापी कहा जाता है। अब आप इन तीनों का अर्थ वो समझ गए होंगे। दोस्तों यहां जो टेकोमीटर है, ये टेकोमीटर क्या करता है दोस्तों, यहां पे इंजन आरपीएम बताता है। इंजन आरपीएम बताता है, क्या बताता है, इंजन का आरपीएम। यहां पे क्या पूछा है, किसी वाहन में टेकोमीटर मापन करता है इंजन का आरपीएम।
अब आप कहोगे कि भाई जो टेकोमीटर होता है ये इंजन का जो आपके मतलब कि आरपीएम बताता है। अब ये आरपीएम क्या होता है? ये आरपीएम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि प्रति मिनट ये जो शाफ्ट होती है, इंजन शाफ्ट, वो कितना चक्कर घूम रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये इंजन शाफ्ट की जो गति है उसको बताता है। इंजन शाफ्ट की जो गति है उसकी ओर इंगित है, वो करता है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे ओडोमीटर जो होता है, जिसमें साथियों मैं बता देता हूं, जिसमें इस प्रकार से ये लिखा है वो ओडोमीटर होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर आप सभी को पता है कि स्पीड जो बताता है दोस्तों, इसे स्पीडोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो इस पर तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कटारमल के सूर्य मंदिर का निर्माण किस युग या काल में हुआ था? तो ये कत्यूरी काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप देना है। सन 1816 में वो अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। यहां पे गोमती सरयू नदियों के संगम पर उत्तराखंड का कौन सा मंदिर स्थित है? तो आपको बताना, यहां पे ऑप्शन नंबर बी बागनाथ हो जाएगा। इंजन तेल में चिपचिपाहट, शांता में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? आप सभी को पता है जब गाड़ी चलती है तो इंजन गर्म होता है। गाड़ी का जब इंजन गर्म होगा तो ज्यादा गर्म हो जाता है, तब हम कहते हैं कि भैया थोड़ी सी गाड़ी बंद कर दे। अब गाड़ी को बंद करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपका जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो हमने ऑयल डाला है वो ऑयल अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होगा, वो उसमें जो चिकनाहट जो होती है वो नहीं रह पाती है। किसके कारण? ताप के कारण वो चिकनाहट नहीं रह पाती है। और जो चिकनाई होती है, जो चिपचिपाहट होता है, जो चिकनाई होती है, ये चिकनाई किसके कारण नष्ट हो जाती है? बार बार ये जब ऑयल है क्या होगा, गर्म या ठंडा होगा, गर्म ठंडा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब कि इसकी चिकनाई खत्म हो जाएगी। यही इसमें पूछा जा रहा है। चिपचिपाहट यानी शांता में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? ताप होता है। आप सभी को पता है इंजन तेल को दोस्तों हमेशा क्या बोला जाता है? ऑयल बोला जाता है। और ऑयल को हम लुब्रिकेशन ऑयल भी कह सकते हैं। तो लुब्रिकेंट या लुब्रिकेशन जो भी कह दें आप इनको कह सकते हैं। जो वाहन होता है इनमें दोस्तों आप सभी को पता है 30W40 के आसपास का जो ऑयल है, इस ग्रेड का ऑयल प्रयोग में है, वो लिया जाता है। यह आपको भी ध्यान है रखना है क्योंकि इंजन तेल की बात हुई है। बात करते हैं इंजन ऑयल की, तो दोस्तों यहां पर इंजन ऑयल है। इंजन के सबसे नीचे एक भाग होता है ऑयल संप। क्या होता है? ऑयल संप। इस ऑयल संप के अंदर है ये ऑयल भरा जाता है। साथियों हमारी आदत है हम कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करते हैं, इसलिए बिना फालतू का नाम एकदम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए आप कहोगे सर आप जल्दी पढ़ाते हैं। भैया वीडियो की स्पीड मत बढ़ा लेना, रात सर पहले ही 5G की स्पीड से वो चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, एक दिशा में 3 लेन वाले कैरिज वे यानी कि परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन पर चलाया जाएगा? यहां पे साथियों बात हो रही है, माना कि ये डिवाइडर है, यहां पे माना कि ये पहली लेन हो गई। ठीक है, यहां पे इसको थोड़ा सा मैं सही बनाता हूं, ये दूसरी लेन हो गई और ये तीसरी लेन हो गई। इधर की लेन है वो अलग है, आपको इधर को नहीं काउंट करना, हम एक साइड से ही समझ लेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। आप लेन इसको 1 माने इसको 1 माने। जहां पे 3 लेन की बात हो जाए तो सबसे यहां पे जो राइट साइड की लाइन है ये दोस्तों ओवरटेकिंग लेन होती है। ओवरटेकिंग लेन होती है, याद कर लेना साथियों। ओवरटेक यहां से किया जाता है। मध्य की लेन है वो दोस्तों LMV व्हीकल के लिए होती है। जो सबसे बाई लेन होती है वो HMV जो व्हीकल होते हैं इनके लिए होती है। छाप लेना, किसी ने नहीं बताया होगा कि कौन सी लेन किस प्रकार से होती है, ध्यान से देख लेना। भारी वाहनों के लिए इसमें हो जाएगा बाई लेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है साथियों हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेंद्र सिंह कनवासी क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? यह है आपके नौकायन से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नीचे दिए गए आज्ञापक संकेत का अर्थ है। आज्ञापक का मतलब क्या होता है साथियों? आदेशात्मक। आज्ञापक का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक। और आदेशात्मक जो संकेत है साथियों गोल आकृति में होते हैं, गोल आकृति।
गोल सर्कल में होते हैं, वो साथियों इनका जो पालन है, पालन करना अनिवार्य है। पालन अगर नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका पालन करना ये कर्तव्य है, धारा 119 में लिखा गया है, आपको करना पड़ेगा पालन। ये नहीं करते हैं, धारा 177 आपके ऊपर लगाई जाती है। यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पे जो ब्लू सर्कल में चिन्ह आया है, ये क्या संकेत कर रहा है? आपके सामने एक गोल आकृति है, इसमें एक एरो सीधा जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है? पहले आगे चलना फिर दाएं मुड़ना गलत हो जाएगा, पहले दाएं मुड़ना फिर आगे चलना अनिवार्य गलत हो जाएगा, आगे चलना या बिल्कुल सही है, या दाएं मुड़ना अनिवार्य, यानी कि अनिवार्य संकेत है तो मुड़ना तो पड़ेगा, या तो सीधा जाओ या दाएं मुड़ जाओ। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। धारा 177 के उल्लंघन पर 500 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। प्रश्न 11 है, नीचे दिए गए आज्ञापक संकेत का अर्थ होता है। आज्ञापक यानी आदेशात्मक। आपके सामने गोल आकृति का चिन्ह है और रेड सर्कल में है, मतलब कि निषेधात्मक संकेत है। पहली बात तो निषेध यानी किसी काम को मना करता है। प्रश्न भी आता है कि किसी कार्य के लिए निषेधात्मक जो संकेत होते हैं वो कौन से संकेत होते हैं? हमेशा आज्ञापक या आदेशात्मक या अधिदेशात्मक या मैंडेटरी, कंपल्सरी, अनिवार्य, कुछ भी कह दो, इतने सारे इसके नाम होते हैं। इनमें अगर एक रेखा होती है, एक रेखा होती है तो ये नो पार्किंग की होती है, एक रेखा और हो जाती है तो ये नो स्टैंडिंग की होती है। नो पार्किंग यानी आपको गाड़ी को पार्क नहीं करना है, नो स्टैंडिंग यानी आपको गाड़ी वहां पे कुछ समय के लिए खड़ी भी नहीं करनी है, न तो रुकना है न आपको पार्क करना है, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? यहां गाड़ी रोकना या खड़ी करना मना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना दंडनीय है। धारा 112 तो गति सीमा है, धारा 125 है वो आप सभी को पता होगा, किससे संबंधित कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें, धारा 132 का भी छाप दें, और धारा 122 का क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा खतरनाक तरीके से गाड़ी का वो प्रयोग करना। आप सभी को पता होगा कि धारा 125 है वो किससे संबंधित है? वो ड्राइवर के बाधा, ये किससे संबंधित है? ड्राइवर की बाधा से संबंधित है। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा किससे संबंधित है। और धारा जो 132 है वो वाहन रोकने से संबंधित है, वाहन को रोकने से संबंधित है। आपने बताया होगा कमेंट सेक्शन में, आशा करता हूं। धारा 132 है वो आपके खतरनाक स्थिति में गाड़ी को खड़ा करना है। धारा 112 है गति सीमा है। आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, इस प्रश्न का जवाब डी हो जाएगा। आप यहां पे ध्यान से देख लें, धारा 112 गति सीमा है, पालन नहीं करते हैं तो ओवर स्पीडिंग के लिए धारा 183 यहां पे लागू होती है। हल्के वाहनों के लिए, एलएमवी के लिए यहां पर 1000 से 2000 का जुर्माना है, और एचएमवी के लिए यहां पे कुछ जुर्माना अलग है, 2000 से 4000 का जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। धारा 125 है ड्राइवर के लिए बाधा। ड्राइवर के लिए बाधा क्या है? मतलब कि आप अपने ड्राइवर की जो सीट है इस पर ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठाओगे जो आपको गाड़ी चलाते समय डिस्टर्ब करता हो, आपकी जो चालन शक्ति है उसमें कोई बाधा उत्पन्न करता है, ऐसी जगह आप किसी व्यक्ति को, कोई सामान है उसको नहीं रखोगे। यानी कि ड्राइवर एक गाड़ी चलाता है उस में उसको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति बैठने से हो, चाहे कोई सामान बैठने से हो, चाहे कोई मोबाइल फोन का या कोई अन्य उपकरण वहां पड़ा हो जो कि उसके लगातार उसको डिस्टर्ब करता हो, यानी ड्राइवर को बाधा नहीं होनी चाहिए। धारा 132 है जब कोई किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, उस मामले में वाहन को रोकना। धारा 132 है वाहन को रोकने से संबंधित। वाहन क्यों रोकेंगे? या तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या है, वहां पर कागज है या पुलिस अधिकारी भी आपको रोक सकता है। यहां पे नियम है, यहां पे नियम है अधिकतम आपको 24 घंटे, अधिकतम 24 घंटे आपको रोका जा सकता है। 24 घंटे अधिकतम आपको वहां पे रोका जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं रोका जा सकता। धारा 122 है खतरनाक स्थिति में वाहन छोड़ना। खतरनाक स्थिति का मतलब है आप किसी मोड़ पे छोड़ देते हैं, ऐसी जगह पे वाहन को आप वहां छोड़ देते हैं जहां लोगों को क्या है, परेशानी हो सकती है। प्रश्न 13 है पेट्रोल इंजन को माना जाता है। आप सभी को पता है एक पेट्रोल इंजन होता है, एक आपके डीजल इंजन होता है। डीजल इंजन होता है इसमें सबसे पहले हवा आती है, केवल हवा आती है। पेट्रोल में दोस्तों
एयर प्लस पेट्रोल दोनों आता है। अब बात आती है जो डीजल होता है, इसमें केवल हवा का कंप्रेशन होता है, हवा को कंप्रेस करके जलाया जाता है, इसलिए हवा को ये जो सिद्धांत काम करता है ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, कंप्रेशन के सिद्धांत पे। कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करने के कारण ही इसको दोस्तों कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीआई इंजन कहा जाता है। इसमें जो एयर पेट्रोल का मिक्सचर है इसको दोस्तों कंप्रेस करके यहां पे क्या किया जाएगा, स्पार्क प्लग से जलाया जाएगा। स्पार्क प्लग से जलाने के कारण ही इसको स्पार्क इग्निशन इंजन है के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो पेट्रोल इंजन होगा वो क्या होगा, यहां पे पेट्रोल इंजन जो होगा साथियों क्या होगा, स्पार्क इग्निशन इंजन होगा, और जो डीजल इंजन होता है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है वो होता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। प्रश्न संख्या 14, राजभवन नैनीताल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है गास्तीगंज। गास्तीगंज है, आपको तो इसका बताना है, इसका हो जाएगा टनकपुर, काशीपुर, हाँ टनकपुर सही है। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड में हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई थी, काशीपुर में की गई थी। अगला प्रश्न है, पंवार वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कनक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जोली ग्रांट की स्थापना वो किसने की थी, स्वामी राम ने की थी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसे वाहन चलाने के लिए वैध अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस जारी नहीं की गई है, मतलब कि लाइसेंस नहीं है, वाहन चलाता है को दंडित किया जा सकता है। आप सभी को पता है धारा 180 है, धारा 181 है, दोनों में साथ यहाँ पर 5-5 हजार का जुर्माना है। धारा 180 है वो वाहन मालिक की जिम्मेदारी बताता है, यानी बिना लाइसेंस का कोई अगर वाहन चला लेता है कोई व्यक्ति तो यहाँ पर वाहन मालिक भी जिम्मेदार है धारा 180 में। धारा 181 के तहत यहाँ पे जो चालक है वो स्वयं इसमें दोषी है। दोनों में 5-5 हजार का जुर्माना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से वो देखना है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान, या दोनों यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं। किस स्थिति में, जब आप बिना डीएल के गाड़ी को चलाते हैं। आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट है, इसकी जो धारा 3 है इसके अनुसार नीड यानी कि आपके पास में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। धारा 4 कहती है आपकी एज है वो पूरी होनी चाहिए। धारा 5 है वाहन मालिक ये सुनिश्चित करेगा कि उसका वाहन जो भी चला रहा है उसके पास में धारा 3 और 4 है इनकी कंडीशन वो पूरी करता हो, यानी 3 के तहत उसके पास में लाइसेंस हो, 4 के तहत उसकी आयु है वो पूर्ण हो चुकी हो। तो 4, 3 और 4 का उल्लंघन करते हुए कोई वाहन चालक है वो अगर गाड़ी चलाता है तो इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है, धारा 5 में भी लिखा है। तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। परिवहन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैधता। परिवहन वाहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप सभी को पता है इसकी वैलिडिटी 2019 से पहले 1 वर्ष थी। अब बाद में अब क्या है दोस्तों, इसकी जो है पहले इसकी 3 साल थी, अब इसकी 5 साल कर दी गई है। आपको याद रखना है जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो लाइसेंस है इसकी पहली वैलिडिटी कितनी थी साथियों, पहले वैलिडिटी इसकी 3 साल थी, अब कितनी कर दी गई है, 5 साल कर दी गई है। तो आपको याद रखना है जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट 2019 हुआ है इसके तहत लाइसेंस की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। जो एलएमवी लाइसेंस था इसकी भी अवधि है वो बढ़ा दी गई है। इसकी अवधि भी कैसे बढ़ाई है, जैसे आप 18 से 30 के बीच में आवेदन करते हैं तो यहाँ पे 20 वर्ष या 40 की उम्र तक है आपकी मतलब कि लाइसेंस वैलिड रहेगा। 30 से 50 के बीच में आप अगर आवेदन करते हैं तो 10 साल के लिए रहेगा, ठीक है। 50 से 55 के बीच में करते हैं तो दोस्तों आपकी उम्र जब 60 वर्ष हो जाएगी, 60 वर्ष उम्र होने तक है आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। 55 के बाद में आप अगर आवेदन करते हैं तो दोस्तों यहां पर 5 वर्ष के लिए आपका लाइसेंस वैलिड रहेगा। यह बात की है मैंने एलएमवी के मामले में, लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है उसके बारे में। तो आपको यहां पर परिवहन वाहन का 5 वर्ष से सही करना है। वाहनों में भारतीय स्टेज मानक प्राथमिक रूप से दर्शाता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में बीएस यानी कि भारतीय स्टेज फर्स्ट है, इसकी शुरुआत 2000 से की गई थी और वर्तमान में मैं बात करता हूं बीएस, एक तो 4 प्रचलित है और एक बीएस 6। वर्तमान में बीएस 6 आ गया है, 4 है 2017 में लागू हुआ था और 6 है 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। यह एक प्रकार का प्रदूषण मानक है, वायु प्रदूषण की मात्रा
इंजन द्वारा कितनी छोड़ी जानी चाहिए उसकी एक लिमिटेशंस होती है। यानी कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये बीएस मानक तैयार किए गए हैं। इनके तहत क्या किया जाता है, इनके तहत जो वाहन होते हैं इनके इंजन में सुधार किया जाता है ताकि वो कम से कम पोल्यूशन करे। साथ ही दोस्तों जो आपका ईंधन होता है वो चाहे पेट्रोल हो चाहे आपका डीजल हो, इन दोनों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है ताकि इनको जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या जो अन्य जो खतरनाक गैसें होती है इनका कम से कम उत्सर्जन हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो बीएस मानक है एक तो ईंधन की गुणवत्ता में सुधार करता है, एक वाहन का जो इंजन है उसमें भी उसकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है या उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट करता है ताकि कम से कम है वो प्रदूषण हो सके। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, निम्न में से कौन भारत में ऑफ रोड कार रैली चालक है? वो नहीं है। तो दोस्तों चेतन शिवराम है, यहाँ पे गौरव गिल है, डॉक्टर बिक्कू बाबू भी है। ऑप्शन नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा विक्कू विनायकरम। इंजन में केम शाफ्ट लगी होती है। आप सभी को पता होगा कि ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन होता है, पिस्टन में आई होल होता है, आई होल के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट यहां पे लगी होती है। कहां पे लगी होती है? सबसे नीचे क्रैंक शाफ्ट होती है। साथ ही इसी के समकक्ष है वो यहां पे एक जो है आपकी केम शाफ्ट लगी होती है, ये होती है केम शाफ्ट, ये होती है केम और ये साथियों होती है क्या? ये होती है क्रैंक। अब ये दोस्तों आप सभी देखना ये फेन बेल्ट के माध्यम से ऐसे जुड़ी रहती है। तो अब ये क्या है? लंबवत है, समांतर, झुका हुआ, कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। लंबवत क्या होता है? ये ऐसे है तो यहां ऐसे होना, ऐसे नहीं है, ऐसे थे नहीं तो ये लंबवत नहीं हुई, झुका हुआ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी? क्रैंकशाफ्ट के समानांतर बनी होती है, पैरेलल। गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहा चांदपुर गढ़ी नामक स्थान निम्न में से सबसे निकट है। किसके निकट है? गैरसैंण के निकट है। अगला प्रश्न, स्वर्णिम घंटा क्या है? साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन में पहली बार स्वर्णिम घंटा को नया जोड़ा गया है। ये न्यू रूल है। साथियों पहली बात तो आपको ये याद करना है, ये नया रूल है। नया रूल क्या है? धारा 2 की 12A, धारा 2 की 12A है, ये जोड़ा गया है और ये दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटना से संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति है वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उस दुर्घटना के तुरंत बाद जो घायल व्यक्ति है, इस घायल व्यक्ति की जान बचाने से संबंधित, घायल व्यक्ति के वो जान बचाना और प्राथमिक जो है चिकित्सा प्रोवाइड करवाना, इससे संबंधित जो प्राथमिक घंटा है वो होता है प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना। प्राथमिक चिकित्सा है वो उपलब्ध आपको करवानी होती है और जो आपका घायल व्यक्ति है उसकी जान की मतलब कि जान को बचाना होता है। ये होता है दोस्तों स्वर्णिम घंटा। इसे दोस्तों अंग्रेजी में गोल्डन हॉर भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है गोल्डन हॉर। ठीक है, ये नया नियम जोड़ा गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, द्वारा हाट मंदिर समूह बनाया गया था, तो ये किसके द्वारा? कत्यूरी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा 8(3) के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ में संलग्नित होगा। दोस्तों धारा 8 का संबंध किससे है? पहली बात तो ये आप देख लें, धारा 8 है वो LL है, यानी कि लर्निंग लाइसेंस से संबंधित है। लर्निंग लाइसेंस किस लिए बनाया जाता है आपको पहले मैं बता देता हूं। पहली बात तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, माना कि आप ये बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है आपको। पहले तो बात करते हैं LMV लाइसेंस के लिए। माना कि आपने 2020 में आवेदन किया, आपने LMV बना लिया। अब आप कहते हैं कि 1 साल के बाद में HMV बना लेंगे, ठीक है बना लो। लेकिन अब जब आप 1 साल बाद में यानी 2021 में आप फिर से HMV बनाते हैं तो भी आपको LMV जारी करवाना पड़ेगा। LMV यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस है, सॉरी LMV नहीं LL, यानी कि लर्निंग लाइसेंस है, आपको फिर से जारी करवाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं, आप कोई पेट्रोल या डीजल की सप्लाई की गाड़ी चलाना चाहते हैं, यानी कि ज्वलनशील या खतरनाक जो पदार्थ होते हैं उनको वहन करने के लिए गाड़ी चलाना चाहते हैं, उसका लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको फिर से उसका लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कोई भी अगर आप लाइसेंस ऐड करवाते हैं, श्रेणी ऐड करवाते हैं, तो संबंधित श्रेणी का आपको लर्निंग लाइसेंस है वो दोबारा से प्राप्त करना होता है।
धारा 8 की 3 इसमें यह लिखा गया है, आप अगर कोई लर्निंग लाइसेंस है एचएमवी के मामले में या प्लस है, आप एलएमवी के मामले में 40 प्लस एज हो जाती है, 40 प्लस एज में आवेदन करते हैं, दोनों ही मामलों में आपको जो फॉर्म संख्या 1A होता है इसमें मेडिकल प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा। और ये मेडिकल प्रमाण पत्र को ही दोस्तों चिकित्सा प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि एक डॉक्टर के द्वारा जारी किया जाता है, आपको याद है वो रखना है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, ऑप्शन नंबर बी से जो आया हो जाएगा प्रश्न संख्या 28। ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा बिना ट्यूब यानी कि ट्यूबलेस टायर का लाभ होता है, बेहतर ईंधन दक्षता, ठीक है, फ्लैट चलने की कम संभावना, वायु का धीमा रिसाव, उपयुक्त सभी। जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इनसे जो गाड़ी होती है इसमें एक एवरेज जो ईंधन होता है वो खपत होता है, यानी कि ईंधन की दक्षता है वो बेहतर ईंधन दक्षता प्राप्त होती है, क्योंकि अचानक इसका जो दबाव है कम या ज्यादा नहीं होता है, इसलिए। नंबर 2 है फ्लैट चलने की कम संभावना। अब ये फ्लैट क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, आपने गाड़ी को पंचर हुआ देखा ही होगा, मैं आपको बता देता हूं। जब गाड़ी पंचर होती है तो टायर वो ऐसे पिचक जाता है, टायर पिचक जाता है वो, तो अब गाड़ी का जो भाग था, पहले भाग इतना सा भाग सड़क पे टच हो रहा था, अब जब पंचर हो गई है तो गाड़ी का जो टायर का भाग है वो अब इतना चौड़ा हो गया है और सड़क पे सरफेस है वो ज्यादा टच होने लगी है, यानी कि जो टायर का अधिकतम भाग है वो सड़क से चिपक कर चल रहा है। किस कारण से? हवा के दबाव के कम होने से या पंचर हो जाने से, उसे बोलते हैं फ्लैट होके चलना। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इनमें यह समस्या नहीं आती। जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इनके शोल्डर यानी कि इनकी जो दीवारें होती है ये मजबूत होती है और ये आसानी से, पहली बात तो हवा का रिसाव है वो धीमा होगा, पंचर भी हो गया तो खाली नहीं होगा, और अगर हवा का दबाव कम भी हो गया तो शोल्डर मजबूत है इसलिए पिचकेगा कम, मतलब कि दबाव है नीचे कम दबेगा, इसलिए कम फ्लैट होकर चलते हैं। बेहतर ईंधन दक्षता, वायु का धीमा रिसाव। अब आप कहोगे भाई साहब इसमें ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आप कहोगे सर इसमें हवा रोकी कैसे जाती है? दोस्तों मैं बता देता हूं, हवा को रोकने के लिए टायर के अंदरूनी जो भाग होता है, टायर का अंदरूनी भाग है, इसमें एक परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिलिकॉन की परत। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि टायर के अंदर जो ट्यूबलेस टायर होता है, टायर के अंदर हवा रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिलिकॉन की परत चढ़ाई जाती है। चाहे वो आपके एयरबैग की बात हो चाहे टायर की बात हो, जहां पर भी हवा का दबाव रोकना हो वहां पे सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों एयरबैग में भी सिलिकॉन की परत होती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब भी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ किया गया था दोस्तों श्री देव सुमन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व में HIV संक्रमितों में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों यहां पे भारत की स्थिति है वो HIV के मामले में तीसरा स्थान भारत है वो रखता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक कौन थे? दोस्तों दरबान सिंह नेगी इसके क्या थे? कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है, आप सभी को मैं बताता हूं, यहां पे ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर यहां पे आई होल है, ये क्या है? आई होल है, इसको समझ लेना। पहली बात तो आई होल है, इस आई होल में पिस्टन पिन के माध्यम से क्या करेंगे? हम इसमें कनेक्टिंग रोड को जोड़ देंगे। ये कनेक्टिंग रोड जोड़ दी किसके माध्यम से? पिस्टन पिन के माध्यम से। यही आप पूछा क्या है? कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है, किसके द्वारा? पिस्टन पिन के द्वारा। यहां पर जो आई होल है इसमें जो पिन फंसाई जाती है इसको दोस्तों अन्य नाम भी होते हैं इसके, इसका गजन पिन भी बोला जाता है या इसको रिस्ट पिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। इस पिस्टन पिन के नाम 3 होते हैं, जो कि अब यह भी पूछा जा सकता है गजन पिन रिस्ट पिन का प्रयोग कहां पर करते हैं? पिस्टन के अंदर जो आई होल बना होता है, मैंने अभी आपको बताया था, माना कि ये पिस्टन है, यहां पे द्वार सा बना होता है, इसके अंदर फंसाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 32 का डी हो जाएगा। हारूल उत्तराखंड की किस जनजाति का नृत्य है? तो आपको बताना है जोनासरी का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित होता है पौधारोपण से। हरेला पर्व है वो पौधारोपण से संबंधित है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ओमनी बस से तात्पर्य क्या होता है? ओमनी बस का तात्पर्य सीधी सी बात है 6 से अधिक यात्री इसमें सवार होते हैं। ओमनी बस, स्कूल बस को ओमनी बस कहा जा सकता है। 6 से अधिक जो गाड़ियां, 6 से अधिक सवारियों को ढोने वाली गाड़ियां होती है, इनको आप ओमनी बस के नाम से जान सकते हैं। ओमनी बस एक प्रकार की गाड़ी है जो कि मतलब कि परिवहन के रूप में काम में है, वो ली जाती है। तो यहां से सही जवाब क्या हो जाएगा? ओमनी बस के बारे में, कोई मोटर वाहन जो सामान ले जाने हेतु निर्मित या अनुकूलित नहीं है। ओमनी बस का प्रयोग यात्री के लिए किया जाता है। 6 प्लस यात्री होंगे, क्या होंगे? 6 प्लस यात्री होंगे जिसमें ड्राइवर शामिल नहीं है। चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई मोटर वाहन है। इसका जवाब बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहां पे मैं इसमें थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ओमनी बस किसे कहते हैं। बात ओमनी बस की आ जाती है तो 6 प्लस यात्री, 6 प्लस यात्री होंगे, प्लस ड्राइवर होगा। प्लस ड्राइवर इसमें अलग से होगा, आपको याद रखना है। पहली बात, स्टेज कैरिज की बात करता हूं तो इसमें भी दोस्तों, इसमें भी 6 प्लस यात्री होंगे, लेकिन यात्रियों का जो किराया है, यात्री किराया अलग अलग होगा। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अलग अलग यात्री किराया अलग अलग लिया जाता है, उसे स्टेज कैरिज कहते हैं और इसको मंजिली गाड़ी भी कहा जाता है। पब्लिक सर्विस व्हीकल क्या होता है? पब्लिक सर्विस का मतलब हो गया है यहां पे सार्वजनिक सेवा यान, यानी कि जितनी भी गाड़ियां होती है वो चाहे स्टेज कैरिज हो सकती है, यहां पे पर्यटक यान हो सकता है, यहां पे स्कूल यान हो सकता है, स्कूल गाड़ी हो सकती है, यहां पे ओमनी बस हो सकती है, ओमनी बस हो गई। यहां पे जो मोटर टैक्सी होती है, मोटर टैक्सी ये इसमें शामिल हो सकती है। तो आपको याद रखना है सभी प्रकार के वाहन है वो पब्लिक सर्विस व्हीकल, ये जो मैंने बताए होते हैं। प्राइवेट सर्विस व्हीकल, इसमें भी दोस्तों 6 प्लस यात्री हो सकते हैं। अब ये यात्री नहीं होते, ये कर्मचारी होते हैं। मैंने आपको यात्री गलत लिख के बताया है, यात्री नहीं होगा, 6 प्लस है वो कर्मचारी है, इसमें होते हैं। 6 से अधिक व्यक्तियों को यहां पे ले जाया जाता है, या जो पर्सनल है यानी कि जो कारोबार होता है, जो व्यवसाय होता है, जो धंधा होता है, इसमें लगे जो कार्मिक है उनका वहन किया जाता है। यहां पर इनका प्रयोग है वो सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता, केवल अपने धंधे के लिए किया जा सकता है, याद रखना। एक एजुकेशन बस होती है, इसमें आप एक तो छात्र, एक प्लस कर्मचारी, इन दो का वहन कर सकते हैं। साथ ही इसकी परिभाषा यह है कि ये किसके नाम होगा? किसी स्कूल की संस्था के नाम है ये गाड़ी होनी चाहिए, इसका कलर पीला होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान है वो रखनी है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में बैटरी का मुख्य कार्य क्या होता है? जो बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? विद्युत के स्टेबलाइजर लिखा है, स्टेबलाइजर होगा के रूप में, यानी कि विद्युत को एक उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ऐसा नहीं करती बैटरी। इंजन के चलने के दौरान हर समय विद्युत प्रणाली को विद्युत की आपूर्ति करना। इंजन के चलने के दौरान, बिल्कुल बात तो सही है, जब इंजन चलता है और जैसे स्पार्क प्लग है तो स्पार्क प्लग को हर समय उसको वोल्टेज चाहिए, तो ये बात भी सही है। अल्टरनेटर की विद्युत को आपूर्ति, अल्टरनेटर तो खुद इसको बैटरी को देता है, इसे बैटरी से अल्टरनेटर को देने की आवश्यकता नहीं है। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करना। आप सभी को पता होगा जब आपकी गाड़ी है स्टार्ट करते हैं तो अचानक इसमें क्या है, थोड़ा सा दबाव बढ़ता है। माना कि आपने इग्निशन जो स्विच होता है उसको ऑन कर दिया है और आपके केबिन में कोई क्या लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ है जो बैटरी से ऑन है, और अब आप सेल्फ स्टार्टर के माध्यम से गाड़ी को ऑन करेंगे तो जो बल्ब होता है वो ऐसे करेगा, यानी कि उस पर दबाव पड़ेगा, यानी कि जो हाई वोल्टेज होता है बैटरी के पास में वो वोल्टेज किसको देगा? इस स्टार्टर मोटर को देगा। अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति है वो गाड़ी के स्टार्ट करते समय उस बैटरी के माध्यम से दी जाती है, किसको? सेल्फ स्टार्टर को। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंजन स्टार्ट करते समय स्टार्टर मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन होता तो हम कोई दूसरा विचार है वो करते। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई गाड़ी और ई रिक्शा से क्या तात्पर्य है? पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एमवीए जो आपको मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी धारा 2A, इसको ध्यान से देख लेना। 4000 वोट तक की जो बैटरी होती है इसका इस्तेमाल करके कोई गाड़ी चलाई जाती है तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा? ई रिक्शा या ई गाड़ी ये वो कहलाएगी। यहां पर साथियों बता देना चाहता हूं, इस प्रकार की जो गाड़ी होती है उसकी जो
आरसी होती है, आरसी सॉरी मैं नंबर प्लेट की बात कर रहा हूं, नंबर प्लेट जो होती है साथ ही इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन रंग होता है। ग्रीन रंग के ऊपर आपके येलो यहां पे अक्षर होते हैं, आपको याद रखना है ये ई रिक्शा की बात हो रही है। ई रिक्शा पर ग्रीन पर जो प्लेट होती है और उस पर येलो कलर में अक्षर व अंक है वो लिखे होते हैं। तो इसके संबंध में आपको क्या बताना है, तात्पर्य क्या है। माल या यात्रियों के वाहन हेतु 3 पहियों को धारण करने वाला 4000 वाट से अधिक शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी चालित शक्तियान। गाड़ी या रिक्शा जो डीजल से चलाया जाता है गलत हो जाएगा, गाड़ी या रिक्शा जो पेट्रोल से चलाया जाता है गलत हो जाएगा, गाड़ी या रिक्शा जो शारीरिक शक्ति से चलाया जाता है गलत हो जाएगा। माल या यात्रियों के वाहन हेतु 3 पहियों को धारण, ये वहन होगा, ये ढोना वाला 4000 वोल्ट से अधिक यानी कम शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी चालित जो सशक्त यान है वो दोस्तों क्या कहलाता है, ई गाड़ी या ई रिक्शा कहलाता है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम में अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल के संस्थापक कौन थे, स्वामी मनमंथन। तंबाकू निषेध दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस है मनाया जाता है। यहाँ पे नीचे दिए गए आज्ञापक संकेत का आपको अर्थ बताना है। आप सभी को पता है त्रिभुज है, वो त्रिभुज में क्रॉस बनाया गया है, मतलब ये एक चौराहे की ओर संकेत कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा, ये एक चेतावनी संकेत होता है। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो दोस्तों 1982 को फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ब्रेक फ्लूइड द्रव्य का मुख्य कार्य क्या होता है, जो ब्रेक होते हैं इनमें जो ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है इसका काम क्या होता है। आप सभी को पता है कि जो व्हील सिलेंडर होता है, व्हील सिलेंडर यहां पे ऐसे लगा होता है, ठीक है, यहां से फ्लूइड आता है और इसमें पिस्टन जो होते हैं ये दोनों ओर इसको बाहर की ओर क्या है फैलाते हैं, किसको, ब्रेक शू को। ब्रेक जो शू होते हैं इनको बाहर की ओर फैलाने का काम करते हैं कौन, ये आपका ब्रेक जो आपके व्हील सिलेंडर जो लगा होता है ब्रेक फ्लूइड के कारण, यानी कि ये शक्ति का और बल हस्तांतरण का काम करता है कौन, साथियों ये जो ब्रेक फ्लूइड होता है। जो हमने पैर से दबाव लगाया है वो ऑयल के माध्यम से, जो पैर की शक्ति है, जो हमने पैर का दबाव लगाया है उस बल को या उस शक्ति को है वो आगे ट्रांसमिट करेगा कौन, ये ब्रेक फ्लूइड। ये जो ब्रेक लाइनें होती है इनके माध्यम से हमने पैर से दबाया और पैर से दबाई गई जो शक्ति है इसको ऑयल के माध्यम से, ब्रेक फ्लूइड के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कहां पे, इस व्हील सिलेंडर में ब्रेक लग जाएंगे और ब्रेक जैसे हम पेडल रिमूव करेंगे तो वापस रिमूव हो जाएंगे, यानी कि यहां पे शक्ति व बल का हस्तांतरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां अशुद्ध जल के उपयोग से होती है, तो दोस्तों अशुद्ध जल के उपयोग से यहां पे टाइफाइड, पीलिया, हैजा, पेचिश ये सभी हो सकती हैं। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं। जो कोई सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है निम्न जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पे बात हो रही है सीट बेल्ट की, किसकी बात हो रही है साथियों, यहाँ पे सीट बेल्ट की बात हो रही है। आप सभी को पता होगा कि सीट बेल्ट नहीं लगाना, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 का जुर्माना यहाँ पर रखा गया है। बात करता हूँ यहाँ पे हेलमेट की, तो हेलमेट का भी जुर्माना है साथियों, यहाँ पे कितना है, 1000 है। मैं बात करता हूं ओवर पैसेंजर की ओवरलोडिंग की, तो इसका जुर्माना दोस्तों अपवाद स्वरूप कितना है, 200 रुपए है। पैसेंजर ओवरलोडिंग होती है तो 200 रुपए प्रति यात्री, अतिरिक्त यात्री जुर्माना लगाया जाता है। तो आपको ये चीजें थोड़ा थोड़ा ध्यान है वो रखनी है, तभी आप है वो अच्छी तरीके से पढ़ाई करके वो आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैं बात करता हूं हॉर्न का प्रयोग अगर आप निषेध क्षेत्र में करते हैं तो भी 1000 रुपए है। बात करता हूं आपातकालीन वाहन को आप रास्ता नहीं देते हैं, आपात वाहन होते हैं, तो आपको 10,000 का जुर्माना पहली बार में देना पड़ सकता है। आपको याद रखना है ये धारा 194 की जो उप धाराएं हैं जो नई जोड़ी गई है उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूं। प्रश्न संख्या 45, तंबाकू की लत होती है कैफीन, कोकीन, निकोटीन, हिस्टामिन के कारण, तो ये निकोटीन के कारण होती है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रतीक होता है दोस्तों लाल रिबन, HIV जो पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं लाल रिबन होता है। टिहरी रियासत में कीर्ति नगर आंदोलन है वो कब हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है मध्यकालीन उत्तराखंड में सिरतान किस व्यवस्था से संबंधित है, ये भू व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है वाहन के टायर के नामकरण में 145 से 70 R12 में R का आशय क्या है, तो ये R है वो रेडियल टायर को दर्शाता है। आप सभी को पता होगा ये माना कि टायर है, ये टायर की हाइट हो जाएगी, ठीक है।
तो यहां पे क्या है, टायर की डिजाइन बना भाग है, ये टायर का डिजाइन बना भाग है। मैं आपको यहां पे समझाने का कोशिश कर रहा हूं। यहां पे ऐसे टायर होगा, तो ये जो भाग है यहां से लेके यहां तक का जो भाग है, ये टायर की चौड़ाई कहलाता है। ये कहलाता है चौड़ाई। ये चौड़ाई कितनी है, 145 mm। पहली बात तो ये है कि 145 mm में होती है। दूसरी बात, यहां से लेके, कहां से लेके, यहां से लेके यहां के, मतलब कि ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है, ये मैंने आपको जो हाईलाइट करके दिखाया है, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, टायर की हाइट कहलाता है। इस टायर की हाइट को यहाँ पे 70 के रूप में दर्शाया गया है। 70, ये 70 क्या है, ये जो आपकी 145 mm इसकी चौड़ाई है, इसका 70% है, इसका 70% जो भाग है वो इसकी हाइट होती है। इसको प्रतिशत में, इसीलिए इसको एस्पेक्ट रेशो के नाम से जाना जाता है। एस्पेक्ट रेशो के नाम से आपको इसको जाना जाता है, किसको, इसकी हाइट को। ये एस्पेक्ट रेशो ही टायर की हाइट होती है। अब यहां पे नाम आया है आर, ये तो हो गया रेडियल। रेडियल टायर में क्या होता है, जो आपकी प्लाई होती है, जो टायर को बनाने के लिए रबड़ और ऊन या जो तार वगैरह या धागे काम में लिए जाते हैं, उनको क्रॉस पर लिया जाता है, क्रॉस पर काम में लिया जाता है। इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, इनको रेडियल टायर है वो कहा जाता है। रेडियल टायर है वो मजबूत बनाए जाते हैं, कम घिसते हैं और आसानी से फटते नहीं है, सुरक्षात्मक रूप से भी मजबूत होते हैं। अब यहां पे 12 आया है, ये टायर का माप है। आपको पूछ ले इस संख्या में टायर का माप क्या है, तो आपको बताना है यहां पे 12 इंच, ये इंच में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। टायर की हाइट और टायर का जो चौड़ाई है ये तो mm में होती है। मैं फिर से बता देता हूं, जो टायर होता है, टायर की जो हाइट है यानी कि ऊंचाई, हाइट और चौड़ाई, ये जो दोनों मामले हैं, दोनों मामले किस में होंगे, mm में होंगे, mm में होंगे। लेकिन दोस्तों डायामीटर पूछ ले, रिम का डायामीटर या टायर का डायामीटर पूछ ले तो वो इंच में होता है, याद कर लेना। अब ये होता क्या है, टायर में एक अंदरूनी भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है। अब आपको टायर का माप पूछेंगे तो टायर का जो अंदरूनी किनारा है इसको टायर का माप बताया जाता है। इसको टायर का अंदरूनी डायमीटर या रिम का बाहरी डायमीटर, क्योंकि यहीं पे तो रिम होती है। रिम का बाहरी और टायर का अंदरूनी एक ही भाग होते हैं, इसलिए इसको टायर का माप, आपको पूछ ले टायर का माप क्या है, टायर का माप क्या है, टायर का माप क्या है, तो आप उसमें बता दोगे यहां पे 16 इंच है, 16 इंच है। देखते हैं 16 है ना, उसमें यहां पे 12 है, चलो 12 मान लेते हैं, इसको 12 कर देते हैं, 12 इंच होगा। तो ये इंच में होगा, पहली बात आपको याद रखना है। जो डायमीटर है वो इसको इंच में देखा जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहां पे परिवर्तन करना है। अब एक मैं बताता हूं प्लाई रेटिंग क्या दर्शाती है। जो आपकी गाड़ी का टायर होता है इसमें जो प्लाई रेटिंग होती है ये क्या दर्शाती है, प्लाई रेटिंग वो होती है जो टायर के अंदर कितनी लेयर है, लेयर यानी कितनी परतें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी परतें होंगी उतनी ही प्लाई होगी। जितनी प्लाई ज्यादा जाएगी उतना ही टायर मजबूत ज्यादा होगा। तो यह आपको ध्यान है, थोड़ा सा रखना है। प्लाई रेटिंग है वो टायर की मजबूती को दर्शाता है, टायर के अंदर जो लेयर होती है उसको दर्शाता है। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को 2022 ईस्वी में सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से। तो दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की या उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन कैसे करना है आप सभी को बता देता हूं। आप सभी को बैच ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी एट होम है, इसको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अंदर जाके आप पेड कोर्स में जाएंगे, पेड कोर्स में जाके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मैं बता देता हूं यहां पे आपको बेस्ट बुक भी मिलती है, हमने 6 बुक इसके लिए लॉन्च कर रखी है। आप टेस्ट सीरीज है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ओल्ड पेपर है वो भी आपको जो यहां पे है मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। इसमें दिल्ली पुलिस ड्राइवर का अगर कोर्स ले रहे हैं आप तो दोस्तों इस कोर्स के अंदर ये सारी चीजें आपको फ्री मिलती है। आपको केवल कोर्स लेना है। कोर्स के लिए मात्र आपको यहां पे अभी 399 का ऑफर चल रहा है, 1999 का कोर्स है। 1900 दोस्तों कितने का कोर्स है साथ में बता देता हूं, यहां पे 1999 का कोर्स है और ये मात्र अभी आपको 399 में मिल रहा है। तो आपको तुरंत इसको परचेज कर लेना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की असुविधा या समस्या होती है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं यहां पे आपके लिख देता हूं।
नंबर मेरे यहाँ आपके पास में होंगे 8764188848। किसी भी प्रकार की सलाह है या सुझाव चाहिए तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 100 पेपर मिलते हैं, 2000 प्लस MCQ प्लस 500 बेस्ट वन लाइनर मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रैक्टिस सेट डेली आपका लेते हैं, वीडियो क्लासें, फुल थ्योरी क्लासें जो आपका सिलेबस है, और क्लास वाइज PDF आपको PDF नोट्स है वो आपको ऐप के अंदर यहाँ पे आपको है प्रोवाइड हो जाते हैं। तो आपको तुरंत स्टडी एट होम को डाउनलोड करना है, इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कमी रही है तो आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।